हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्लास 11th CP 2025-26 की आज इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 5 सॉल्व करवाने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. बच्चों, असाइनमेंट नंबर 5th इज योर द लास्ट असाइनमेंट फॉर अवर CP 2025-26 प्रोग्राम। ओके, और यहाँ आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें टॉपिक्स हैं आपके पास लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और इसमें आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है दैट विल बी आल्सो अवेलेबल इन योर एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर 1 मार्क्स क्वेश्चंस। टॉपिक है लिमिट। तो लिमिट में ध्यान दीजिए, यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x - 1 ओवर x अंडर रूट -1। इसका आंसर आपको बताना है। तो बच्चों इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब हम लोगों ने लिमिट का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट आपको यहां गिवन हो उसको पहले आप नोमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करके देख लो। अगर तो यहां जैसे अगर यहां हम लोग पुट करते हैं 1 - 1 ओवर 1 - 1 तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये वैसे भी पुराना सिलेबस जो होता था उसमें तो ये एज इट इज एक चैप्टर था इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं ये कि अगर 0/0 फॉर्म आ रही हो तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो उस समय फिर आपने लिमिट्स नहीं निकालनी होती। तो सबसे पहले ये 0/0 फॉर्म को आपको जो है वो रिमूव करना होता है। तो देखो रिमूव कैसे करेंगे हम लोग। यहां हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 x - 1 ओवर x अंडर रूट -1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए x अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट किया और 1 का स्क्वायर। तो यहां फार्मूला क्या बन जाएगा, x अंडर रूट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x ही बच जाएगा हमारे पास, यानी कि जो वो स्टेटमेंट है एज इट इज रहेगी। अब इसके ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं a² - b स्क्वायर का। सो a - b मल्टीप्लाइड विद a प्लस b। तो यहां दो फैक्टर बनेंगे आपके पास, x स्क्वायर रूट -1 और x स्क्वायर रूट +1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट -1 फैक्टर। और यहां हमारे पास जो लिमिट है वो एज इट इज x अप्रोचेस टू 1, राइट। अब ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। तो देखो जैसे ही ये फैक्टर कैंसिल हुआ 0/0 फॉर्म जो है वो रिमूव हो गई। जब रिमूव हो जाए बस लिमिट पुट कर दो। तो 1 स्क्वायर रूट +1, तो 1 + 1 इज 2। सो अवर 2 मीन्स C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिए, यहां x पावर 5 है -32 ओवर 2 - 2। x पावर 5 मीन्स 32 -32 विल बी 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म बिल्कुल यहां अब लिमिट जो है वो पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यहां डिनोमिनेटर में से 0 हटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये 0/0 फॉर्म आपको रिमूव करनी पड़ेगी। अब देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना दीजिए, यहां भी फैक्टर बन सकते हैं तो आप फैक्टर बना दीजिए। तरीका क्या है, दो तरीके मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। यहां देखिए x पावर 5 और 32, और 32 का हो गया 2 पावर 5 और नीचे है x - 2। अब यहां जब हम लोग यहां 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 5 विल बी 32 - 2 पावर 5, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, है ना, रूट ऑफ कौन सी इक्वेशन है, x पावर 5 - 32, उसका एक रूट है। तो इसका मतलब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहां जो अपने पास क्वेश्चन बचेगा उसकी एक पावर कम होगी। तो इतना, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद यहां तो रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि इसका फैक्टर है, और यहां जो अपने पास क्वेश्चन आएगा उसमें आप फिर लिमिट पुट करोगे तो दैट विल बी योर कंप्लीट आंसर। ठीक, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं शॉर्टकट में क्या रहेगा ये। तो आप उस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए नोमरेटर का अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, राइट।
तो यहां देखो फिर बनेगा क्या, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। यहां x पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो x पावर n के फार्मूले से, है ना, तो यहां आएगा 5 x पावर 4 और नीचे डेरिवेटिव करेंगे x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब देखिए 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई है कि नहीं। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 पावर 4, ठीक है, 16 और 5 आ जाएगा अपने पास, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। सो 80 इज डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें थर्ड क्वेश्चन में साइन ऑफ -7x डिवाइडेड बाय 3x, तो अभी तक तो 0/0 फॉर्म ही बन रही है। देखो यहां 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 और 3 इंटू 0 इज 0, तो 0/0 फॉर्म। अब इसको आपने हटाना है, रिमूव करना है। कैसे करेंगे, अब इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है, ध्यान दीजिए। यहां भी हम लोग जब लिमिट का चैप्टर कर रहे थे उस समय हमारे पास ये फार्मूला था x पावर 0 साइन ऑफ ax ओवर ax, ठीक है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां अगर ऐसा आ जाए, यानी कि साइन का जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में अगर हो तो आंसर 1 होता है, ठीक। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहां लगा देते हैं, देखो कैसे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ -7x, आपने क्या करना है, इस 3 को तो आप अलग कर लीजिए, 1/3 हो गया, ठीक है। x यहां है तो -7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो और -7 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में कर दो। अब ये -7 और -7 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वही की वही स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब यहां क्या बना, यहां अब हम लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 दिस मींस दैट -7x आल्सो अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब यहां आप -7 लगा सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो ये इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू -7/3 इज -7/3। दिस मींस दैट दिस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन लिमिट यहां चेंज है, x अप्रोचेस टू पाई। तो एक बार पहले आप पुट करके देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसा भी आपको क्वेश्चन है लिमिट आप वैसे ही पुट कर दो, अपने मन में पुट करके देख लो, है कि नहीं। अगर मन में सॉल्व नहीं हो रहा तो अलग से पुट करके देख लो। अब जैसे यहां साइन ऑफ -7 ओवर 3 तो 3 0 तो नहीं होता ना, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो एक बार वैसे ही पुट कर दो फिर लिमिट को। तो यहां हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद ये जो बनेगा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा अपने पास, साइन ऑफ -7 ओवर 3 तो 0/0 फॉर्म तो है नहीं, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। लेकिन पाई का मल्टीपल चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, है ना, हमेशा 0 होता है साइन में। साइन जो है पाई का मल्टीपल 0 होता है, 0/3 इज 0। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ देखिए, यहां पर है x अप्रोचेस टू π/2 साइन 3x। आप फिर पुट करके देख लो, तो यहां जब लिमिट पुट करेंगे तो यह आएगा 3π/2 ओवर 2 मल्टीप्लाइड विद π/2, तो 2 विल गेट कैंसल्ड, पाई बचेगा अपने पास। तो साइन ऑफ 3π/2, साइन 3π/2 का मतलब है पाई प्लस π/2 ओवर पाई, राइट। पाई प्लस π/2 यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/2 ओवर पाई, π/2 इज 1, सो -1 ओवर पाई। अपने पास आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ओवर x स्क्वायर, 0 हम लोग पुट करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 0 कितना होता है, वो भी 1 होता है। सो 1 - 1 इज 0 और x की जगह पे हम लोग अगर लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसके भी अब दो तरीके बनते हैं। एक तो फार्मूला लगा दीजिए, अगर 1 - cos x का अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, या आप नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग कर दो। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, है ना। तो ये आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो -1 बाहर है, और डिनोमिनेटर में कितना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया है हम लोगों ने, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन, और एक हमने xn का फॉर्मूला लगाया है दैट इज nxn - 1, तो वो फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अब ये
1/2 तो हम लोग आउटसाइड ले लेते हैं, लिमिट के आउटसाइड हम लोगों ने ले लिया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, साइन एक्स ओवर एक्स। तो जितना साइन का एंगल है उतना ही नीचे है, तो कितना बना ये आ गया हमारे पास 1, तो 1/2 इंटू 1 इज 1/2। तो यहाँ लिमिट का जो आंसर बनेगा दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये चीज राइट। तो दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है, 6 में आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाइए, ये होएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां लिमिट जो है हमारे पास उससे आउटसाइड ले जाते हैं, इस 2 को बाहर ले जाइए, और लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। अब क्या किया, ध्यान दीजिए, साइन x/2 ओवर x और होल स्क्वायर कर लिया, क्योंकि x का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया फार्मूला कि जितना साइन का यहाँ एंगल होगा उतना ही हमें नीचे भी सेम टर्म बनानी है। तो x/2 है, तो यहाँ x के डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। बोलो समझ आया। अब यहाँ दो जो ये सब जो मैंने किया वो स्क्वायर के अंदर किया है कि नहीं। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 1/4। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर x 0 को अप्रोच कर रही है तो x/2 भी 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो साइन x/2 ओवर x/2 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये कैंसिल होके अपने पास हाफ आ जाएगा, वही आ गया। फिर देखो ये सी का वही आंसर आ गया। तो दूसरे तरीके से भी, दूसरे मेथड से भी आंसर सेम बन जाता है। 7th क्वेश्चन में है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आप लोगों ने 2/x का, एज x इक्वल टू -2। तो यहां सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। फिर तो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2/x। 2/x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। आप क्या करेंगे, इसको ऐसा कर लीजिए 2x पावर -1। ठीक है, तो डेरिवेटिव बिल्कुल वही फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया xn वाला, तो x की पावर n है, तो ये आएगा nxn-1। तो अब डेरिवेटिव कर दो फटाफट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू -1, यानी कि पावर जो है पहले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और उस पावर में से एक और माइनस हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये तो आ गया अपने पास डेरिवेटिव, तो f' आ गया -2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये x पावर -2 है ना, उसको डिनोमिनेटर में ले आया। अब x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहां पुट करते हैं 2/4 इज 1/2। तो आंसर कौन सा आया 7th क्वेश्चन में, ये भी सी पार्ट जो है 1/2 आंसर आया, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। अब है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x अंडर द रूट। x अंडर द रूट का वही xn वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे भी। तो अंडर रूट का मतलब होता है x पावर हाफ, तो डेरिवेटिव कर दो, फिर हाफ आगे आ गया, पहले पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आया 1/2 और माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ को आप डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 2 इंटू एक्स अंडर द रूट। बी पार्ट इज द राइट आंसर। 9th में देखिए एफ टी इज कॉस टी, तो f'π/6 आपने बताना है, तो f' निकाल लो। f' की t क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं cos t का, तो कितना आएगा -sin t। -sin t में अब t की जगह हम लोग क्या पुट करना है, π/6, तो π/6 पुट करेंगे तो -sin ऑफ π/6 माइनस एज इट इज, है कि नहीं। तो sin π/6 मतलब sin 30 इज हाफ, तो -हाफ आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये थे 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, sin 3x का डेरिवेटिव निकालना है। उसके लिए देखो यहाँ वैसे तो सीधा आंसर आया पड़ा है। सीधा आंसर क्या है, पहले sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos आ जाएगा, फिर 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये रहा राइट। लेकिन इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है हमारे पास d/dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b। तो क्या है, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos ऑफ ax प्लस b, और अब ax प्लस b का डेरिवेटिव करेंगे तो x का कोफिशिएंट बस आगे मल्टीप्लाई कर दो और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ मिला के देखो, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। 11th क्वेश्चन में अब पावर वाला आ गया तो xn वाला आ जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को आगे मल्टीप्लाई
और साइन में एक पावर माइनस हो गई तो कितना आ गया 2x आ गया, है ना। कंपोजिट फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। एक तो ये बाहर वाला फंक्शन हो गया साइन क्यूब, और फिर अंदर वाला फंक्शन भी हो गया, ये भी हो गया। तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया cos x। कौन सा ऑप्शन हुआ फिर? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखो, cos ऑफ x माइनस 5। अब फिर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हुआ। पहला फंक्शन क्या हुआ cos, और फिर उसके अंदर क्या हुआ x माइनस 5। तो सबसे पहले आप cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन ऑफ x माइनस 5। अब x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x का, अब x माइनस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 है और 5 का 0 है। तो टोटल आंसर कितना आ गया? माइनस साइन ऑफ x माइनस 5। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर साइन x। अब 1 ओवर साइन x का तो हमारे पास को डायरेक्ट डेरिवेटिव तो है नहीं, तो सबसे पहले आप इसको 1 ओवर साइन x, रेसिप्रोकल है ना, तो ये कॉसिकेंट आ जाएगा, कॉसिकेंट ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट x डायरेक्ट फार्मूला है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइनस कॉसिकेंट x कॉट ऑफ x। 14th क्वेश्चन देखो, अब 14th क्वेश्चन के लिए अब आ गया हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड। जो मीन डेविएशन है उसको हम लोग इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि मीन डेविएशन है, मीन जो होता है सेंट्रल वैल्यू होती है ना, है कि नहीं। स्क्वायर ऑफ डेविएशन ये भी नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में फॉर द डाटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 द मीन इज 9, द मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट? ये चीज गिवन है आपने को, चार ऑप्शन इनमें बताना है आपको। तो xi में से x बार, अब x बार आपको कितना गिवन है, मीन कितना गिवन है, 9 गिवन है। अब हर एक डाटा में से x बार माइनस कर दो, उसका मॉडुलस ले लो, ठीक है। तो है कितना, 9 है ना, तो xi 6 माइनस 9 करेंगे तो -3, -3 का मॉडुलस लेंगे तो 3, 7 माइनस 9 मॉडुलस लेंगे 2, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5, तो मॉडुलस लेंगे तो +5 हो जाएगा, तो -1 का +1 हो जाएगा, 12 माइनस 9 इज 3 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 6 3 9, 4 13, 18, 19 और 3 22 आ गया, ठीक है। ये क्या आया, समीशन ऑफ xi माइनस x बार, यानी कि डाटा का डेविएशन है फ्रॉम मीन से। तो मीन डेविएशन क्या होएगा फिर, ठीक है। ये हमारा डाटा का डेविएशन तो आ गया, अब मीन डेविएशन फिर निकाल लो। मीन डेविएशन का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, सम ऊपर है ना, सम ऑफ द डाटा फ्रॉम मीन, उससे डेविएशन कितना है, और टोटल डाटा है कितना। टोटल डाटा अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस 22 को 8 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास ये आ जाएगा 16 और 6 7 5 2.75। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन देखो, इफ वेरिएंस ऑफ अ डाटा सेट इज 25 देन स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ईजी है, देखो हम लोग वेरिएशन को कैसे लिखते हैं, है ना, सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं 25, और सिग्मा अकेला क्या होता है, ये तो होता है वेरिएंस, ध्यान रखना एक बार, है ना, सारे सिंबल्स ध्यान रखने हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो बस दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 17, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द वेरिएंस बिकम्स, देखिए फॉर्मूला क्या है कि हर एक, अगर इफ वी मल्टीप्लाइड एवरी डाटा या एवरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एवरी ऑब्जर्वेशन विद अ कांस्टेंट, ये याद रख लो आप, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, विद अ कांस्टेंट c, देन वेरिएंस इज गेट मल्टीप्लाइड विद न्यू वेरिएंस, ठीक है, जितना भी उसका आंसर होगा वो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यू वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड विद, याद रखना, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर, यानी कि 4 गुना, तो 2 टाइम्स नहीं 4, ये हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 का स्क्वायर कर देंगे, जितने डाटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक
डाटा को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस में सी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, इसका मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। 18th क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिखा, अब इससे रिलेटेड जितने मर्जी क्वेश्चन आप कर सकते हो। 18th क्वेश्चन, इफ अ कांस्टेंट a इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द वेरिएंस रिमेन्स द सेम। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि वेरिएंस होता क्या है, देखो बच्चों, वेरिएंस है वो ओरिजिनल डाटा से हमें डाटा की वेरिएशन को शो करता है। 2 पर्सन्स है मान लीजिए, ओरिजिनल यहां इनके बीच में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी के बीच में। अब इन दोनों की मैंने शिफ्टिंग कर दी है 2-2 सेंटीमीटर, यानी कि ये पहले वाला भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया और ये भी आगे बढ़ गया, तो डिस्टेंस आया कितना, फिर दोबारा से उतना ही आ गया। तो डिस्टेंस में, वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग सेम डाटा में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वेरिएंस विल रिमेन्स द सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, इफ द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द न्यू वेरिएंस इज। अभी मैंने आपको क्या बताया था, उसने बताया ना अपने को, वेरिएंस जो है वो 5 है और हर एक डाटा को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू वेरिएंस विल बी 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 नया आएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20th, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन डाटा, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट आर सेम, अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक डाटा सेट में सेम हो देन वेरिएंस विल बी इक्वल टू 0। वेरिएंस मीन के बराबर नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बराबर नहीं आएगा, रेंज मीन के बराबर नहीं आएगा, लेकिन वेरिएंस की वैल्यू 0 0 आएगी, क्योंकि डाटा सारे ही सेम है, तो उसमें तो कोई वेरिएंस आ ही नहीं रहा, वेरिएशन हो ही नहीं रही है, तो विल बी 0। 21st आ जाओ, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की ओर। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 12। फॉर 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस अपने पास क्या बनता है, टोटल केसेस कह लो, है ना, ये बनेंगे अपने पास 36, ठीक है, 36 केसेस बन जाएंगे, राइट। 2 डाइस हैं, एक डाइस में कितने बनते हैं 6, और 2 डाइस को करेंगे तो अपने 6 × 6 यानी कि 36 बन जाएंगे। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी पता करनी है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये कितने केसेस हमारे पास हो सकते हैं कि मल्टीपल 12 के हों। तो सबसे पहले 12 के लिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें हम लोग, तो 36 केसेस में आपके पास 12 खुद ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो उनका मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई करें तो वो 12 भी हो सकता है, क्योंकि 12 के मल्टीपल हैं, है ना। तो 12 के मल्टीपल 24 हो सकता है, यानी कि दोनों डाइस जो हम लोग फेंकें उस पर जो नंबर आए उनका मल्टीप्लिकेशन 24 भी हो सकता है या 36 भी हो सकता है। अब 36 से ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 36 ही टोटल केसेस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फेवरेबल केसेस बना लेते हैं कि ऐसे फेवरेबल केसेस जिसमें अगर हम लोग डाइस फेंकते हैं तो 2 नंबर जो आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो, तो क्या क्या हो सकता है फिर, ठीक है। ये हो सकता है अपने पास 3 4 4 3 6 2 और 2 6, यही आएगा। 12 1 और 1 12 तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक डाइस के ऊपर कभी भी 12 नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 केसेस हमारे पास बने हैं, 4 फेवरेबल केसेस बने जब 12 का 1 मल्टीपल आया। अब ये 12 का 2 मल्टीपल है, 12 के मल्टीपल्स ढूंढे ना हम लोगों ने, तो 12 गुना 1 और ये 12 गुना 2 और ये 12 गुना 3, तो ये सारे मल्टीपल्स हैं। चलो अब देखते हैं वो वाले केसेस जिसमें दोनों 2 डाइस फेंके हैं, दोनों पेपर जो नंबर आए वो 24 आए, ठीक है। तो क्या हो सकता है फिर 4 6 या 6 4, यही हो सकता है। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने बने इसमें 2, है कि नहीं। अब 36 वाला देख लो, 36 वाले में तो क्या बनेगा कि दोनों डाइस के ऊपर 6 और 6 आए, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो टोटल फेवरेबल केस कितने बन गए 1, ठीक है। इसमें अब ग्रैंड टोटल कितना बना, यानी कि मल्टीपल 12 का 1 12 का 2 और 12 का 3, तो टोटल फेवरेबल केसेस जिसमें 12 का मल्टीपल आए, टोटल फेवरेबल केसेस फॉर मल्टीपल ऑफ 12, तो कितने बने 4 2 6 और 1 7। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए फिर। प्रोबेबिलिटी
of getting numbers on the dice, that is a multiple of 12. मल्टीपल ऑफ 12. देखिए मैंने एक नंबर में आपको बड़ा क्वेश्चन भी करवा दिया, तभी मैंने कहा ना कि ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है. 7 तो फेवरेबल केस है और टोटल केसेस कितने हैं अपने पास 36. तो 7/36. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये ऑप्शन हमारे पास राइट है. 22nd क्वेश्चन देखिए. 3 coins are tossed. Probability of getting 1 head and 2 tails is what? तीनों पे हो सकता है हेड 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 आ जाए, या पहले 2 पे हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड. 3 कॉइन्स हम लोगों ने उछाले हैं, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या तीनों ही टेल आ जाए. बोलो समझ आया. तो टोटल तो 8 केसेस बने. टोटल केसेस, टोटल सैंपल स्पेस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो 8 बने. लेकिन ऐसे केसेस जिसमें फेवरेबल केसेस 4, 1 हेड एंड 2 टेल कितने हैं, वो 3 हैं. तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर 1 हेड और 2 टेल की. फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, तो 3/8. तो यहां 22nd क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, यहाँ 12, 18, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा. ये 12 नहीं है, दैट इज 1/2. ये 1/8 और ये 3/8. सो अवर राइट आंसर इज सी. ये ठीक कर लीजिएगा आप अपनी असाइनमेंट में. 23rd क्वेश्चन देखते हैं. 23rd क्वेश्चन में इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. देखो जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो उसके लिए आप लोगों के पास ये फार्मूला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. क्या बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर दीजिए. 0.3 और 0.4 को ऐड करेंगे तो 0.7 इज योर राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 24th देखिए. 24th क्वेश्चन है. बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स. क्या प्रोबेबिलिटी उसकी होएगी. यहां देखो यहां भी मिसप्रिंट है. ए और बी ऑप्शन जो है वो सेम दे रखा है उसने, 2/7 2/7 है ना. तो देखते हैं आंसर निकाल के कितना बनता है. एक बैग में क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक बैग में 4 रेड बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स हैं. तो टोटल कितनी बॉल्स हुई हमारे पास 7. तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 7 आ गए. अब वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड बॉल्स. सबसे पहले अब 2 बॉल्स तो हम एकदम से खींच के नहीं निकाल सकते ना, एक एक करके निकालते हैं. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल. तो हाथ डाला और एक रेड बॉल निकाल ली. अब फेवरेबल केस कितने हैं 4 है ना. एक बॉल निकालने के लिए 4 फेवरेबल केस हैं. एक बाहर निकाल ली हम लोगों ने और टोटल केस कितने हैं 7. एक आ गई. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड रेड बॉल, मतलब पहले ये लिख लेते हैं 1 की जगह फर्स्ट रेड बॉल लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है. और ये सेकंड रेड बॉल. अब जब एक बॉल बाहर निकाल ली और वो रेड थी, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. अब रेड कितनी रह गई हैं, एक माइनस निकाल ली, अब 3 रेड रह गई हैं और टोटल में से कितनी रह गई 6 रह गई हैं. अब बोलो समझ आया. अब क्या बनेगा, अब फेवरेबल केस कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 6. तो कितना आ गया 1/2. तो अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, मल्टीप्लाई कर दो इनको 4/7 इंटू 1/2. तो कैंसिल करेंगे तो 2/7 ऑप्शन आ जाएगा. 2/7 ऑप्शन इज आवर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. उसको चाहे बी लिख दो क्योंकि उसने दोनों ही ऑप्शन सेम दे रखे हैं. तो अपन मान लेते हैं कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बी का अलग होगा, सी और डी वैसे अलग है. 25th देखो फिर क्या है. 25th क्वेश्चन है 2 dice आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 11 इज व्हाट. 2 dice है तो अपने पास टोटल सैंपल स्पेस कितना बनता है टोटल केसेस. सबसे पहले आपने यही निकालना होता है प्रोबेबिलिटी की केस में. 36 बनेंगे ना. 2 dice हैं, एक में 6 दूसरे में 6, तो 36 केसेस बन जाएंगे, राइट. डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है और हम लोग सीपी कर रहे हैं. चैप्टर ध्यान से पढ़ो फिर, ठीक. द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 12.
अब देखो जब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे हम लोग तो सम उनका जो है, अब आप इन दो डाइस पे नंबर जोड़ के देख लो। पहले डाइस पे नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे पे कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनका जोड़ करेंगे तो पहले ये आ गया तो 2 आ गया, ये आ जाएंगे तो 3 आ जाएंगे, ये करेंगे तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं। और 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही केस बनता है जिसमें अपने पास जो जोड़ आए, दोनों डाइस फेंके हैं, दोनों डाइस के ऊपर जोड़ 11 से बड़ा आए, तो फेवरेबल केस कितने बनेंगे अपने पास 6 और 6 दोनों ऐसे आए तभी 12 आएगा। तो एक ही केस बनता है, वन केस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 11, तो 1/36। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द ए ऑप्शन इज योर आंसर। ये था आपके पास बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, डिटेल में बताए हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू -3 5x² प्लस 13x -6 ओवर x³ प्लस 27, और नोमिनेटर भी 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसको सॉल्व करने का द इजीएस्ट तरीका क्या है कि आप नोमिनेटर की अलग डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर दो, और अभी लिमिट मत पुट करो। तो चलो पहले डेरिवेटिव करते हैं। 5x² का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ गया 10x प्लस 13, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 और -6 कांस्टेंट है तो 0 आ गया। देखो डेरिवेटिव होने के बाद इतना बच गया। अब नीचे भी डेरिवेटिव कर दो, x³ है, x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x², 27 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब -3 पुट करके देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, -3 पुट करेंगे तो यहां आ गया -30 है ना, और प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -3 होल स्क्वायर। बोलो समझाया, ये कितना हो गया -17 और ये 9 3 27, ये आंसर आ गया। तो एक तो मैंने आपको ये मेथड बताया जो हमारे पास पावर रूल कह लीजिए, या इसको हम लोग बोलते हैं जब नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, तो हम लोग उसको बोलते हैं एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो या तो ये रूल लगा लीजिए। एक और मेरे पास मेथड है जो एल हॉपिटल्स रूल से रिलेटेड नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपके पास ये 0/0 फॉर्म बनती हो तो नोमिनेटर में से आप उसके फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास ये 2 फैक्टर बन जाएंगे। डिनोमिनेटर के भी हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो ये फार्मूला यहाँ लग रहा है a³ प्लस b³ का फार्मूला, तो ये हो गया a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लगा दिया है। ये अब ये 2 फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो गए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से। अब 0/0 फॉर्म भी हट गई है, रिमूव हो गई। बस अब जितने नोमिनेटर में जो फैक्टर बचा है और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर बचा है उसमें आप x की लिमिट पुट कर दीजिए, तब भी आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग एल हॉपिटल्स रूल लगाएं तो आंसर इजी बनता है, राइट। अब जैसे 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन में तो आपको यहाँ फैक्टर्स बनाने में काफ़ी देर लग जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप बस फटाफट से एल हॉपिटल्स रूल ही लगा दीजिए। लगा सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। बाय एल हॉपिटल्स रूल अलग अलग से आप नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहाँ आएगा लिमिट t अप्रोचेस टू π/3, साइन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो cos ऑफ 3t, और 3t का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा जो मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में है t माइनस π/3, तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, π/3 का डेरिवेटिव होगा 0। कितना आ गया फिर, 3 को आगे ले लेते हैं। अब 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई है, π/3 आप पुट कर दीजिए तो 3 इंटू π/3 आ जाएगा। 3 विल गेट कैंसल्ड, cos π इज -1, तो -3 विल बी योर आंसर, राइट। सो 28th क्वेश्चन देखते हैं। पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx व्हेन fx इज दिस। तो इस फंक्शन के लिए आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमारे पास देखिए नोमरेटर में मॉडुलस वैल्यू है,
तो मॉडुलस वैल्यू के लिए आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लगा सकते हैं कि x जब 3 से बड़ा है, दिस मीन्स दैट x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस के हिसाब से x माइनस 3 का मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस x माइनस 3। तो यहां फिर लिमिट निकाल लो, फिर आप लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज, पहले हम लोग 3 प्लस ले रहे हैं, ठीक है, तो x अप्रोचेज टू 3 प्लस, यहां वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 3 मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के लिए x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 है, तो दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आएगा 1। तो ये तब है जब x 0, तो ये आंसर हमारे पास तब आएगा जब x ग्रेटर देन 3 हो। और अब चलते हैं व्हेन x की वैल्यू जो है अगर 3 से कम हो, व्हेन x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 है, दिस मीन्स दैट x माइनस 3 इज लेस देन 0, और x माइनस 3 लेस देन 0 के लिए x माइनस 3 मॉडुलस जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। तो लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस, राइट, यहां आ गया माइनस ऑफ x माइनस 3, राइट, और डिनोमिनेटर में तो x माइनस 3 है ही है, नोमिनेटर और न्यूमरेटर विल गेट कैंसल्ड, आंसर कितना आया -1, तो 1 और -1 लिमिट आ गई हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 आंसर इज दिस, व्हेन x इज लेस देन 3 आंसर इज -1। तो ये लिमिट मैंने दोनों निकाल के आपको बता दी है। 29th क्वेश्चन को हम लोग देखिए, मैंने आपको वैसे भी बताया था 29th क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन बाद द सेम क्वेश्चन, तो यहाँ मैं स्किप कर रहा हूँ। 30th क्वेश्चन चलते हैं। 30th क्वेश्चन वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो और फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब यहां फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने x प्लस एच पे, तो फंक्शन हमारे पास गिवन क्या है, फंक्शन इज एक्स क्यूब, तो x प्लस एच पुट कर देते हैं हम लोग, x प्लस एच क्यूब माइनस एफ एक्स इज एक्स क्यूब, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहां एक्सपेंड कर देते हैं, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस एक्स क्यूब एज इट इज। तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब विल गेट कैंसल्ड। नोमरेटर में हम लोग h को कॉमन निकाल लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि 0/0 फॉर्म आ रही है, तो अब लिमिट नहीं पुट करनी है आपने। नोमरेटर में से h कॉमन करेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट यू विल लेफ्ट विद 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, दिस h विल गेट कैंसल्ड विद दिस। अब 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई है, अब यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ h, तो यहां भी 0 हो गया और यहां भी 0 हो गया, यू विल गेट 3x स्क्वायर। तो अगर फंक्शन ये है तो उसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये आ गया। इसको अगर आप चेक भी करना चाहें तो इस फार्मूले से आप उसको चेक कर सकते हैं। चेक क्या है हमारे पास फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, दिस इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो डायरेक्ट भी अगर निकालेंगे आप डेरिवेटिव तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा, सेम है। तो ये मेथड अलग है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल। 31st क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज π/3। वेरी इजी, फंक्शन क्या गिवन है आपको, अब उसने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहा तो आप यहां सिंपली जो हम लोग सीख चुके हैं डेरिवेटिव में, तो यहां उसने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहा तो आप सिंपल यूजिंग जो आपके पास फार्मूले हैं वो आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो sin 3x है, डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x cos 3x। अब 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 हो जाएगा, π/3 पुट कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी तो हम लोग कर चुके हैं ना, π/3 मीन 60, तो cos ऑफ 3 इंटू π/3, 3 विल गेट कैंसल्ड, cos π इज -1, तो -3 आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज हम लोग वहां 1 मार्क्स क्वेश्चन में कराए हैं। 32nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, x पावर 5 sin 2x, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आ गई है।
तो हम इसका अब चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल देखिए ध्यान से, मैं रिपीट कर देता हूं आपके पास। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। चेन रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखिए, बीच में हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहां आपके पास दो फंक्शन है कि नहीं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 साइन 2x। तो डेरिवेटिव करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और साइन 2x का डेरिवेटिव। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के बता देता हूं। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। अब हमने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लो। ये आपकी इच्छा है, इसमें जो जिसको आप चाहें फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, जिसको आप चाहें सेकंड फंक्शन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स पावर 5 साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन द फ्रंट ऑफ दिस, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5, ये आ जाएगा 5x पावर 4 और साइन 2x एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर। ये आप दो को आगे मल्टीप्लाई कर लो और सारा एक्सप्रेशन जो है दैट विल बी योर आंसर। 32 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। 33 देखिए, यहाँ भी आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन आया हुआ है और आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करेंगे? उसी तरह से ये वाला जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है, ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, दिस इज अवर एफ एक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, एफ डैश एक्स इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। अलजबरा है हमारे पास, अलजबरिक एक्सप्रेशन है। और ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस, अब हम लोग टेंजेंट एक्स को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो x पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज 5x पावर 4 माइनस 9 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, 7 का डेरिवेटिव 0। बस अब इसको थोड़ा सा आप सेट करके लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। देखिए बच्चों 32nd और 33rd क्वेश्चन में आपके पास चेन रूल लगा है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। 34th क्वेश्चन में आपको डिवीजन रूल लगेगा, राइट? डिवीजन रूल भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिफ्रेश करवा देता हूँ। यू बाई वी फार्मूला, और दोनों ही एक्स के फंक्शन है और क्वोशंट है हमारे पास यहाँ नोमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो आप लोग क्या करेंगे, जब आपके पास डिवीजन रूल आ जाता है तो जो डिनोमिनेटर वाला हमारे पास टर्म है उसका स्क्वायर कर दिए सबसे पहले आप। डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो नोमरेटर में एज इट इज, और नोमरेटर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस। अब नोमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, और बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन है। सो दिस इज अवर डिवीजन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ आपके पास बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ फंक्शन है एंड दिस इज योर u, और यहाँ है v और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो जो u फंक्शन है, अभी मैंने आपको जो v फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है सबसे पहले आपने। देखिए अब इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 cos ऑफ x माइनस 3x क्यूब। तो इसका सबसे पहले आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये नीचे वाला जो फंक्शन है v फंक्शन है, वो नोमरेटर में लाके एज इट इज रखो इसको, 2 cos x माइनस 3x क्यूब। बोलो समझ आया? और नोमरेटर वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। नोमरेटर वाला फंक्शन है क्या? 5 sin x माइनस 8x स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 8x स्क्वायर, तो 8 एज इट इज, x के जगह हो जाएगा 2x, तो वो हो जाएगा 16x। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस साइन। u फंक्शन एज इट इज, यानी कि जो नोमरेटर में फंक्शन था अब उसको एज इट इज रखना है आपने। वो फंक्शन क्या था हमारे पास, 5 sin x माइनस 8x स्क्वायर, अब वो एज इट इज। और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 2 cos x माइनस 3x क्यूब, उसका डेरिवेटिव करना है। तो 2 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, तो कितना आ गया, माइनस 2 sin x। और इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो 3 आगे मल्टीप्लाई और 3 में से 1 कम, ठीक है। तो कितना हो गया -9। मैं इसका नहीं कर रहा, मैं इस वाले फंक्शन का कर रहा हूं। ये स्क्वायर, आप स्क्वायर ने बीच में ऐड करना, ठीक है ना। तो ये हो गया 9x², ठीक, ये आ गया मेरे पास। तो यहां बच्चों इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, इस टर्म को इससे और इस टर्म को इससे, तो ये मेरे पास 4 टर्म्स आ गए। सिमिलरली ये माइनस एज इट इज, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टर्म्स और आ जाएंगी। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, राइट। और डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 cos² x है, ये माइनस को हम लोग अंदर खोल देते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 10 और 10 कॉमन करेंगे तो cos² x और sin² x विल बी 1, तो 10 बच जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेरे पास बचा -32x -15x³ cos x प्लस ये तो 1 हो चुका है, 45x² sin x, ठीक है, और ये 16x² sin x, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 29x² sin x, और 48x4 -72x4, तो ये बन जाएगा -24x⁴, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेक्शन सी शुरू करते हैं, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स में आपको देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करने के क्वेश्चंस भी आपके पास आए हुए हैं, और यहाँ आपके पास डिवीजन फार्मूला भी है। तो यहाँ इसका सोल्यूशन देखिए, 35th क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट ऑफ 3x - 7। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर हम लोग। फंक्शन इज गिवन टू यू एज कोसेकेंट ऑफ 3x - 7। फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमें पता है कि डेरिवेटिव को हम लोग इस तरह से निकालते हैं, f' इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx/h। तो fx प्लस h की वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ फंक्शन से। x की जगह पर x प्लस h पुट कर दीजिए, तो 3 × x प्लस h माइनस 7, तो 3x प्लस 3h माइनस 7 आ जाएगा। x की जगह पे हम लोग x प्लस h पुट कर रहे हैं, तो 3 × x 3 × h माइनस 7 एज इट इज, और माइनस fx एज इट इज, एंड दिस इज इन द डिनोमिनेटर यू हैव h हेयर। अब यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 / sin of 3x plus h minus 7, 1 / sin of 3x minus 7। एलसीएम ले लेते हैं, ये टर्म यहां आ जाएगी, ये टर्म यहां आ जाएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लो, इसको समझो, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, यहां मेरे पास sin a माइनस sin b का फार्मूला है, ओके, डिफरेंस फार्मूले जो होते हैं हमारे पास, वो फार्मूला क्या है, 2 cos of a plus b/2 sin of a minus b/2। ट्रिग्नोमेट्री में से बता रहा हूं आपको मैं, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपको करवाए थे, ठीक। तो ये फंक्शन जो है f' जो हम लोग निकाल रहे हैं, sin c माइनस sin d या sin a माइनस sin b का फार्मूला हमारे पास लग जाएगा 2 cos of a plus b, दिस इज a एंड दिस इज b, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और फिर क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी, ये a है और ये b है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा -3h/2। सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो तो क्या आएगा, 3x - 7, 3x - 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -3h/2 आ जाएगा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में ये टर्म सारी वैसे की वैसे, ये रहा, सारे फैक्टर्स वैसे की वैसे एज इट इज। अब हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने इनकी लिमिट्स को अलग अलग कर लिया। डिनोमिनेटर में तो देखो ध्यान से क्या है, ये साइन, ये वाली फैक्टर और ये फैक्टर तो दोनों एज इट इज। h को मैंने इस साइन के साथ में इकट्ठा कर लिया, ये देखो ध्यान दीजिए यहां पर साइन ऑफ ये रहा 3h/2 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। और क्योंकि मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है जो मैंने आपको, जब हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ax अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर ax दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग बिल्कुल 3h/2 नीचे बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो इस h को इसके डिनोमिनेटर में मैं ले आया, ये रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही था, ये h इसके डिनोमिनेटर में तो है ना,
तो यहाँ डिनोमिनेटर में ले आया। अब मैंने 3/2 भी साथ में लाना है, तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया और 3/2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस कौन सा है, जो यहाँ साइन ऑफ -3h था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस को मैं बाहर ले आया। ठीक है, ये 3/2 नीचे डिवाइड किया और 3/2 ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अब ये वाली चीज क्या बन जाएगी, इतनी इतनी, ये बन जाएगी अपने पास 1। ठीक है ना, यहां क्या बना, यहां ये -3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -3 को हम लोग बाहर ले आए। अब जहां देखो, अब 0/0 फॉर्म हट चुकी है, अब h यहां आप पुट कर सकते हैं लिमिट, यहां भी लिमिट पुट कर दीजिए, यहां भी लिमिट पुट कर दो, तो नुमरेटर में आपके पास बच जाएगा -3 cos ऑफ 3x - 7, डिनोमिनेटर में बन जाएगा साइन ऑफ 3x - 7, और ये 3x - 7 एज इट इज रहेगा, साइन ऑफ 3x - 7। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो सेम फैक्टर आ गए हैं, और नोमरेटर में cos ऑफ 3x - 7 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहां इन दोनों फैक्टर से मिलके cos ओवर साइन इज cot और 1 ओवर साइन इज कोसिकेंट। बस दिस इज योर आंसर। कोसिकेंट को आगे ले लीजिए और cot को पीछे, आप मल्टीप्लीकेशन में -3 एज इट इज। दिस इज योर आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट ऑफ 3x - 7। साइन स्क्वायर x का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बस आपको क्या है, मेथड समझना है। अगर तो मेथड समझ में आ गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल को करना कैसे है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको फार्मूले आने चाहिए सारे, साइन a + b cos a + b वाला, साइन a + cos b का वाला फार्मूला, ये सब फार्मूले आपको आने चाहिए, AB फार्मूले, CD फार्मूले, डिफरेंस फार्मूले, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यहाँ बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। 36 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने लगाया, f ऑफ x + h, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x + h पे हम लोग निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर x + h आ गया, -fx साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय h। अब यहां क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, a² - b² का फार्मूला हम लगाएंगे, a - b मल्टीप्लाइड विद a + b, राइट। तो क्या बनेगा फिर, साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b इज साइन a, है ना, ये वाला a - b और a + b। तो यहां नुमरेटर में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b² इज इक्वल टू a - b, ये आ गया, और a + b फैक्टर वो ये आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में h एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब साइन a - b का फार्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है, और साइन a + b का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए और हम लोग यहां लगा रहे हैं। तो साइन a - b का फार्मूला 2 cos ऑफ a + b बाय 2, और a - b, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, h/2 आ जाएगा। और साइन a + साइन b का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a + b cos ऑफ a - b बाय 2, तो यहां आ जाएगा 2 साइन ऑफ a + b बाय 2, और a - b बाय 2 cos ऑफ a - b बाय 2, तो x और x कैंसिल, h/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में h एज इट इज। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन सारी टर्म्स को जो है अलग अलग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2x + h है ना, तो 2x/2 भी कर लेते हैं और h/2 भी कर लेते हैं। तो 2x/2 करेंगे तो x आ जाएगा और h/2 आ जाएगा, और ये साइन h/2 एज इट इज। ये इसमें भी वही करेंगे, x + x इज 2x, 2x/2 इज x + h/2, वो ये आ गया, और cos h/2 एज इट इज, h भी एज इट इज। अब ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। और हर एक, क्योंकि अब ये चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 2 और 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो क्योंकि आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोगों ने इनकी अलग अलग लिमिट ले ली। लिमिट ऑफ दिस cos ऑफ, सो लिमिट ऑफ cos ऑफ x + h/2। फिर हम लोगों ने क्या किया, साइन h/2 है ना, ये वाला साइन h/2, इसके नीचे h कर लिया, और क्योंकि साइन h/2 है
तो h को h/2 बनाया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो इतना आया हमारे पास ये तो बन जाएगा 1 जब h अप्रोचेस टू 0 होएगा, और ये 1/2 बन गया, तो 4 इंटू 1/2 बचेगा हमारे पास। फिर थर्ड फैक्टर के ऊपर भी लिमिट लगा दो यहां पर भी, और फोर्थ फैक्टर के ऊपर भी लिमिट लगा दी, सभी की अलग अलग कर ली हम लोगों ने, ये अलग अलग लिमिट कर दी हम लोगों ने, यहां भी अलग कर दी। बोलो समझ आई? अब क्या करेंगे, h अप्रोचेस टू 0 तो यहां 0 पुट कर दिया हम लोगों ने, तो कितना आ गया cos x, ये 4 एज इट इज। यहां पुट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, साइन ऑफ h/2 इज 1 और हाफ, ये एज इट इज रहा। यहां h पुट करेंगे तो साइन x आ जाएगा, यहां h पुट 0 पुट करेंगे तो cos 0 इज 1। ये 4 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos x sin x, ये आ गया। और 2 sin x cos x होता क्या है, sin 2x। तो साइन स्क्वायर, इसका अगर हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव भी करेंगे तो भी यही आएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, फिर भी वही आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी आंसर सेम है। 37th क्वेश्चन में प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x प्लस 5 cos of x डिवाइडेड बाय 5 cos x प्लस 3 sin of x। तो यहां जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि dy/dx ऑफ uv फंक्शन, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर नोमरेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमरेटर फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये डिवीजन फार्मूला है, क्वेश्चन रूल है, वो आपने इसके ऊपर लगाना है और ये प्रूव करके बताना है। दैट इज आवर 34th क्वेश्चन एंड 37th क्वेश्चन, दीज आर वेरी सेम क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम लोग 38th क्वेश्चन की ओर, एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर प्रोबेबिलिटी। 38th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 इवेंट्स A and B have probability 0.25 and 0.05 and 0.50 respectively. The probability that both A and B occur simultaneously is 0.14. इंटरसेक्शन दिया उनका, simultaneously occur कर रही हैं। Find the probability that neither A nor B occurs. Probability of A हमें क्या गिवन है, 0.25, probability of B is 0.5, probability of their simultaneously occurring is the intersection of them, these two events. So probability of A intersection B is 0.14. हमारे पास एडिशन रूल क्या होता है, the probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of their intersection. तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास probability of their union is 0.61. अब यूनियन का मतलब है या तो ये करे या ये करे, होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, यहां दोनों में से कोई एक करे, है ना, या ये करेगा या ये करेगा, आइदर ऑफ ए और बी। लेकिन यहां आ रहा है नाइदर ऑफ ए और बी, ना तो ए करे ना बी करे। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर ऑफ ए और बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर दें, कि यानी कि दोनों में से कोई एक करेगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब दोनों ही नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फिर एक में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आया हमारे पास, 0.61, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी विल अकर्स। ओके, ये था ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की ओर। बी पार्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्स इज 0.5 if A and B both occur simultaneously with probability 0.3, find the probability of A bar plus probability of B bar. अभी जो यहाँ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी गिवन होने का मतलब है कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5, इंटरसेक्शन की इफ ए एंड बी बोथ अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.5, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमें एडिशन फार्मूला हमारे पास है ही, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास पी ए और पी बी की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.8, ये -0.3 जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई पी ए प्लस पी बी की। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यानी कि ए के ना होने की प्लस बी के ना होने की। तो क्या करेंगे, ए के ना होने की मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की, और पी बी बार मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की। ना होने की मीन्स एक में से माइनस कर दो,
1 और 1 हो गया 2, और ये माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो PA प्लस PB आ गया, यानी कि दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी PA प्लस PB, दोनों का कंबाइन कितना है 0.8, 2 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। दैट इज द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग और नॉट अकरिंग ऑफ A और नॉट अकरिंग ऑफ B, दोनों का जोड़, तो 1.2 हो जाएगा, राइट। 39th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 40 ऑप्टेड NCC। बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इस तरह के जो भी सिबलिंग क्वेश्चंस हैं कि एक क्लास में कुछ बच्चों ने, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप लोगों ने इसके सिबलिंग क्वेश्चंस को जरूर कर लेना है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 40 ऑप्टेड NCC, 20 ऑप्टेड NSS and 16 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS. Second, the student has opted neither NCC or nor NSS. Third, the student has opted NSS but not NCC. Fourth, the student has opted NCC but not NSS. एनसीसी को हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं, एनसीसी को एन से डिनोट करते हैं, और एनएसएस को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं। तो एनसीसी के स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट करी है वो 40 स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एनएसएस करी है वो 20 हैं, और जिन्होंने दोनों ऑप्ट करी हैं वो हमारे पास हैं 16, यानी कि इंटरसेक्शन। ओके, तो वो 16 हुए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एनसीसी को ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? फेवरेबल केस कितने हैं 40, टोटल कितने हैं 80, तो 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस निकाल लेते हैं। फेवरेबल केसेस जिन्होंने एनएस को ऑप्ट किया 20, टोटल कितने हैं 80, तो 1/4 हो गई। जो दोनों ऑप्ट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एस, एनसीसी और एनएसएस। एनएसएस के नंबर्स कितने हैं जिन्होंने ऑप्ट करे हैं 16, तो 16/80 दैट इज 1/5। ये तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल के रख ली हम लोगों ने। अब फर्स्ट पे चलते हैं। द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, यानी कि या तो एनसीसी करें या एनएसएस करें। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फिर यूनियन निकालनी है उन दोनों की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन यूनियन एस, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एडिशन फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एस। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दीजिए जो अभी हम लोगों ने यहां निकाली है। आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एन और एस। ठीक है। सेकेंड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, यानी कि ना तो एनसीसी ना एनएसएस करें। तो उसका मतलब क्या आएगा, अगर एन वो बच्चे जिन्होंने, तो अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर आइदर ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, कितनी आई है 1120। सेकंड में निकालना है ना तो वो एन ऑप्ट करें ना वो एस ऑप्ट करें, यानी कि एनसीसी और एनएसएस दोनों ऑप्ट ना करें। तो ये इसको एक में से माइनस कर दीजिए, फिर जिसमें ऑप्शन है और जिसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ना वाले के लिए हम लोग जिन्होंने ऑप्शन लिया है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 9/20 आ गया। फिर थर्ड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो इसका मतलब क्या बना कि एस तो ऑप्ट किया है, एन ऑप्ट नहीं किया उन्होंने। तो क्या इसका मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस में से दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस कर देते हैं, तो 120 आ गया। फोर्थ पार्ट है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तो 3/10 फोर्थ वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दिस इज योर 39th क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आप क्वेश्चंस जरूर करिएगा। 40th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन आर प्लेस्ड इन अ लाइन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 वावल्स आर टुगेदर। तो बच्चों यहाँ इक्वेशन वर्ड में हमारे पास 8 लेटर्स हैं। उन 8 लेटर्स में 5 तो हमारे पास वावल्स हैं, ई ए आई ओ यू, राइट, और 3 कंसोनेंट्स हैं, क्यू टी एन। अब यहाँ वो कह रहा है कि वावल्स जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, 5 वावल्स आर टुगेदर। तो वावल्स के इकट्ठे रहने की अरेंजमेंट अगर हम लोग देखें तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं वावल्स, 5 वावल्स इन 5 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 120 वेज। और अब वावल्स को इकट्ठे रहना है और कंसोनेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि वावल्स इकट्ठा बॉक्स हम लोग एक प्लेस मान लेते हैं, एक इसको हम लोग लेटर मान लेते हैं, राइट, और 3 लेटर्स ये हैं।
अब इन 3 लेटर्स के बीच में ये एक बॉक्स कहीं भी आ सकता है ना। Q यहां आ जाएगा और उसके बाद ये एक बॉक्स आ जाएगा, एक अकेला लेटर मान रहे हैं, और T और N बाद में आ जाएंगे, या QT पहले आ जाए उसके बाद वावल्स आ जाए फिर N आ जाए, या QTN यहां आ जाए और वावल्स आ जाए। यानी कि कहने का मतलब वावल्स इकट्ठे रहने चाहिए। तो हम लोग ये सारी पोजीशंस को वावल के साथ में एक पोजीशन मानते हैं और बाकी 3 पोजीशन हो गई। तो टोटल 4 पोजीशन पे हमें 4 लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है ना। 3 लेटर्स तो कॉन्जोनेंट्स हैं और एक लेटर का बॉक्स हम लोगों ने मान लिया वावल्स का, जिसमें वावल इकट्ठे रहने हैं। तो वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? नंबर ऑफ वेज दैट वावल्स आर टुगेदर। सो ये 4 प्लेसेस को हम लोग अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज हमें चाहिए। वावल्स अपने आप में कैसे, ओ यहां आ जाए, आई इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, तो वो अपने पास मैंने अभी आपको बताया 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास जिसमें वावल्स इकट्ठे रहेंगे? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 5 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल्स आर टुगेदर, तो उनके इकट्ठे रहने की प्रोबेबिलिटी ऊपर और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि 8 लेटर्स को हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 40,320 तरीकों से। 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 डिवाइडेड बाय 40,320 डिवाइड करेंगे तो 1/14 जो है वो प्रोबेबिलिटी आएगी। इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करें और उसमें वावल्स जो हैं वो इकट्ठे रहें। द प्रोबेबिलिटी इज 1/14। चलते हैं अब 41st क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यू हैव गिवन द डाटा हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बच्चों, पहले क्लास है हमारे पास 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 50 to 60। यहाँ फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपको पता ही है कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एज इट इज, और फिर इनका एडिशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इनका एडिशन करेंगे, इधर लिखेंगे, इसका और इसका एडिशन करेंगे इधर, इसका 48, 48 2 इज 50। ये 50 जो है इस फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर आना चाहिए, राइट। एक्स क्या है? इनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए आप, राइट। दैट इज इसका मिड पॉइंट 5, फिर 10 10 10 जो है, क्योंकि एच जो है जो टोटल इनका सेम डिफरेंस जो है दैट इज 10, तो यहाँ 10 10 जोड़ते रहिए आपके पास, तो यहाँ नंबर ऑफ आपके पास डाटा आ जाएंगे, राइट। तो क्लास का मिड पॉइंट यहाँ आपके पास आ जाएगा, राइट। तो ये 4 ऑप्शन, 4 मेरे पास कॉलम्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोग मीडियन निकालते हैं। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने जोड़ किया तो 50 आ गया। मीडियन को निकालने के लिए मीडियन वैल्यू क्या होती है? जो टोटल है हमारे पास n है, उसका n/2th आइटम जो होता है, ओके, जो डाटा होता है वो मीडियन क्लास में माना जाता है। तो है कितना? फिर 50 का आधा करेंगे तो 25। 25 देखो अब या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहाँ आएगा? वो आएगा 28 में। तो बस फिर यही 20 to 30 जो है दैट इज अवर मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास इज 20 to 30, क्योंकि 25 यहां लाई करता है, राइट। अब यहां आप मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L मीन्स द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। 28 से ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग वो लेंगे यहाँ। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और h जो है दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो L की वैल्यू मेरे पास है 20 to 30 में है, तो 20 आ गया। n/2 इज 25, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द प्रीसीडिंग, तो 28 से पहले वाली जो है वो क्लास का हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 15 आ गया। h की वैल्यू 10 है। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मीडियन ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x की हर एक वैल्यूज में से आपको मीडियन वैल्यू जो है वो माइनस करनी है और उसका मॉडुलस लेना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। जैसे 5 - 28 करेंगे तो -23 आएगा, लेकिन आप उसका मॉडुलस लेंगे तो +23। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको ले लेनी है। 15 - 28 +13, 25 - 28 मॉडुलस वैल्यू +3, 35 - 28 7, 45 - 28 17, 55 - 28 इज 27। अब ये वाला कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम की आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो, तो 23 × 6 इज 138, 13 7 इज दिस, 3 × 15 इज 45, 7 × 16 इज 112।
17 और 4 का मल्टीप्लाई 68, 27 और 2 का मल्टीप्लाई 54, इनका ऐड कर दीजिए। तो समीशन हमारे पास क्या आया, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू दिस कॉलम इज 508। इन सारे डाटा का जो एडिशन आया हमारे पास 508 आया। अब हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन का फार्मूला होता क्या है, इस कॉलम का एडिशन नोमरेटर में और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिनोमिनेटर में, डिवाइड करेंगे तो 10.16 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम दिस गिवन डाटा। सो दिस इज योर 41st क्वेश्चन। चलते हैं 42nd क्वेश्चन की ओर। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6, उन 5 में से 3 ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है 1, 2 एंड 6। फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। 2 ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने निकालने हैं, उन लोगों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वो x और y हैं। तो हमारे पास 5 के 5 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, 1, 2, 6 ये गिवन है और 2 हम लोगों ने कंसीडर कर लिए। अब हमें क्या क्या और गिवन है, मीन गिवन है, x बार इज 4.4 ऑफ दीज 5 ऑब्जर्वेशंस एंड देयर वेरिएशन इज 8.24, वेरिएशन इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। ये 2 चीजें गिवन है। फार्मूला लगा लेते हैं। अब मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई ओवर एन, एंड वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार, मीन का स्क्वायर। तो बारी बारी से इन दोनों फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, 2 इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। सबसे पहले मीन को अप्लाई करेंगे। यहां मीन की वैल्यू हमें 4.4 गिवन है। मीन का मतलब क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस का जोड़ और उनके नंबर कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उसे डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का आप स्क्वायर करिए, समीशन करिए यानी कि ऐड करिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 36 इज 41, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 5, 8.24 हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है जो गिवन है वेरिएंस की, और यहां 4.4 का स्क्वायर करेंगे तो 19.36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 97। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से एक वेरिएबल की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स हेयर। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करिए, फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 फैक्टर करेंगे, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, व्हेन x इज 4 y इज 9, व्हेन x इज 9 यहाँ 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो सेम वही आ रही है वैल्यू। तो अदर 2 ऑब्जर्वेशंस क्या आए फिर हमारे पास, 4 एंड 9। तो ये ऐसे 1, 2, 6, 4 और 9 ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिनका मीन 4.4 है और वेरिएंस जो है वो 8.24 है। तो बच्चों ये मैंने 4 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म कर दिए, दैट वाज आवर सेक्शन सी। अब चलते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की और दैट इज आवर सेक्शन डी। इस असाइनमेंट में काफ़ी मिसप्रिंट्स मैंने आपको नोट करवाई हैं। 43rd क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द नंबर ऑफ डेज पेशेंट्स स्टेड इन हॉस्पिटल आफ्टर एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन होने के बाद कितने पेशेंट, जो कितने दिन तक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में ठहरे हैं, ये उसका डाटा है। कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हॉस्पिटल स्टेज इन 1 से 4 दिन ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो ठहरे हैं, 32। 4 to 7 डेज जो पेशेंट ठहरे हैं वो है 108, 7 to 10 67, 10 to 13 इज 28, 13 to 16 डेज जो पेशेंट ठहरे हैं वो है 14 पेशेंट ऐसे हैं, 7 पेशेंट ऐसे हैं जो 16 से 19 दिन तक हॉस्पिटल में ठहरे हैं और 3 पेशेंट ऐसे हैं जो 19 से 22 दिनों तक हॉस्पिटल में उन्होंने स्टे किया है। तो उसका हम लोगों ने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। क्वेश्चन देखो बच्चा इस क्वेश्चन का, ये हमें डेज गिवन है कि कितने दिनों से कितने 1 से 4 दिन तक कितने पेशेंट ठहरे हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि 32 पेशेंट हैं जो 1 से 4 दिनों तक उनका स्टे है हॉस्पिटल में। सिमिलरली ये सब डाटा मैंने आपको अभी बताया जो हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 1 और 4 का मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सभी मिडिल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक निकाल लीजिए
2.5 आ गया, 3 का डिफरेंस आ रहा है, देखो 1 से 4, 4 से 7, तो 3 जोड़ते जाएंगे तो आपके पास सभी डाटा का मिडिल पॉइंट आ जाएगा। ये आपको निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास हैं कितने, उसका और XI का यानी कि मिड पॉइंट का आपस में मल्टीप्लाई करिए आप, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। 32 को 2.5 से, 108 को 5.5 से। ये सारी कैलकुलेशंस मैंने कर ली हैं, जितनी आपको इजी लग रही है उतनी है नहीं, आपको कैलकुलेशंस यहाँ करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी बच्चों। ये फार्मूले लगाने बहुत ईजी हैं, लेकिन जब बच्चे कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत गलतियां आती हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो यहाँ FI XI का हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक डाटा को, FI वाले कॉलम और XI वाले कॉलम का। FI XI का समीशन करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 1952.5। अब मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI न्यूमरेटर में और टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इन द डिनोमिनेटर। तो 1952.5 न्यूमरेटर और 259 इन द डिनोमिनेटर, यू विल गेट द मीन ऑफ द नंबर ऑफ डेज स्टेज इन द हॉस्पिटल बाय द पेशेंट्स। तो मीन आ गया उनका 7.54 अप्रोक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब जो आपने करना है वेरिएंस निकालने के लिए आप करेंगे XI के जो मिड पॉइंट वाला डाटा हम लोगों ने निकाला हुआ है, कॉलम निकाला है, उसके हर एक वैल्यू में से आप मीन की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो 2.5 माइनस 7.54, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मैंने यहां स्क्वायर किया हुआ जो डाटा है वो लिख दिया मैंने यहां पे। पहले आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली एक कॉलम आप और बना सकते हैं, XI की हर एक, जैसे 2.5 माइनस 7.54, 5.5 माइनस 7.54, 8.5 माइनस 7.54, 11.5 माइनस 7.54 एंड सो ऑन। जो आपके पास कॉलम आएगा उस हर एक डाटा का आप स्क्वायर करते जाइए। तो क्या है, XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। तो 2.5 माइनस 7.54 निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, नेक्स्ट डाटा का ये आ जाएगा, फिर स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर निकाल लिया आप लोगों ने। अब ये जो कॉलम आया, इस कॉलम का XI माइनस X बार के होल स्क्वायर का हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करी है फ्रीक्वेंसी के डाटा से। तो 32 मल्टीप्लाइड विद दिस, 108 मल्टीप्लाइड विद दिस, 67 मल्टीप्लाइड विद दिस, 28 मल्टीप्लाइड विद दिस। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, ये डाटा आ गया, नया कॉलम हमारे पास आ गया। अब इस कॉलम का टोटल कर लीजिए, समीशन ऑफ FI XI माइनस X बार होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू आई है, इसका समीशन आ गया, राइट। क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर लिया तो हमारा थोड़ा टाइम बच गया है, वीडियो का टाइम बच गया है हमारा। लेकिन आपको यहाँ अपनी कॉपी पे एक बड़ा सा पेज लीजिएगा, छोटा पेज पे नहीं करना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन करने के टाइम पे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समीशन ऑफ FI XI माइनस X बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज। तो कितना आया मेरे पास, 3639.6144 डिवाइडेड बाय 259 टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिवाइड करेंगे तो यहाँ वेरिएंस की वैल्यू वो भी अप्रॉक्सीमेटली में हमारे पास आ जाएगी 14.05। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। 14.05 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो नंबर ऑफ डेज जो पेशेंट्स हैं वो कितने से कितने दिनों तक ठहरे हैं, उसका मीन क्या है 7.54, वेरिएंस है 14.05 अप्रॉक्सीमेटली, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.75 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन डी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने आपको, एक ही क्वेश्चन हमारे पास था तो वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आपने क्या करना है, इसके साथ के जो सिबलिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, वो जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा। तो ये था बच्चों असाइनमेंट नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन शॉट। ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हमारा एंड लाइन का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। सी यू, बाय बाय।